हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैव अणु के पार्ट 10 में बच्चों और आखिरी टॉपिक में और आखिरी लेक्चर में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैव अणु का जो चैप्टर है वो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैव अणु में हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा बच्चों, हम पिछले लेक्चर में एंजाइम्स की बात कर रहे थे। हमने एंजाइम्स का वर्गीकरण यानी उनका क्लासिफिकेशन देखा था और हमने एंजाइम संदमन की भी बात की थी। अब एक छोटी सी चीज जो एंजाइम में बाकी रह गई है बच्चों, वो बाकी रह गई है एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल्स। तो हमारे पास एंजाइम्स में क्या सिस्टम बाकी रह गया है बच्चों? एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल्स बाकी रह गए हैं, एंजाइम अभिकारक मॉडल्स। अब इसमें बच्चों हम लोग दो तरह के मॉडल्स पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन से? एक तो ताला चाबी मॉडल बच्चों, जिसे कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, जिसे एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और दूसरा होता है बच्चों एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो किसने दिया था? कॉशलैंड ने। तो एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल में एक मॉडल दिया है बच्चों, जिसे हम कहते हैं ताला चाबी या लॉक एंड की मॉडल, और कॉशलैंड ने दिया है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे। ताला और चाबी का मॉडल आपको पता ही होना चाहिए बच्चों। ताला का मतलब है आपके पास एंजाइम है और चाबी का मतलब है अभिकारक है। तो आपको यह पता है लॉक एंड की में जो एक ताले के लिए एक विशिष्ट चाबी ही होती है ना, एक विशिष्ट चाबी से ही एक ताला खुलता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल की बात करूं, यानी हम लोग सबसे पहले किसकी बात करें? लॉक एंड की मॉडल की बात करें, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यह मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? एमिल फिशर ने। तो एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कौन सा मॉडल दिया था बच्चों? लॉक एंड की मॉडल। यह मॉडल क्या कहेगा बच्चों? इधर ध्यान देंगे। मान लेते हैं ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है, ये मेरे पास एक एंजाइम है और ये मेरे पास दो क्रियाधार हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे बच्चों कि ये एंजाइम है, तो इन दोनों में से कौन सा अभिकारक जो है जो एंजाइम से जुड़ पाएगा? एंजाइम से वही अभिकारक जुड़ पाएगा जिसका आकार उसके सक्रिय स्थल के अनुरूप होगा, है ना। ताला चाबी, चाबी जो है, ताले में कौन सी चाबी घुस पाएगी? वही चाबी घुस पाएगी या वही चाबी जुड़ पाएगी जो ताले में फिट होगी। इसका मतलब लॉक एंड की मॉडल में वही अभिकारक एंजाइम के साथ जुड़ पाएगा जिसका आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल के जैसा होगा, ठीक है। तो इस मॉडल के अनुसार केवल वही अभिकारक एंजाइम से जुड़ पाता है जिसका आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल के अनुरूप होता है, जिसका आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल के अनुरूप होता है। तो इसमें कौन सा सबस्ट्रेट है भाई? ये दोनों हैं अलग अलग आकार के। इसमें वही अभिकारक एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ पाएगा जिसका आकार जो है वो किसके समान होगा? जिसका आकार किसके अनुरूप होगा? एंजाइम के सक्रिय स्थल के अनुरूप होगा। तो ये तो अपने पास क्या हो गया बच्चों? ताला चाबी सिद्धांत, ठीक है। अब ताले चाबी सिद्धांत में कुछ कमियां थी बच्चों, ठीक है। तो ताला चाबी को या ताला चाबी ये जो सिद्धांत है, फिर इसको आगे चलकर रूपांतरित किया गया।
हाँ, इसी का रूपांतरित रूप क्या है? इंड्यूस्ड फिट। इसी का ध्यान रखना बच्चों, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ना, वो लॉक एंड की मॉडल का एक बेहतर रूप है। ठीक है, तो यदि मैं दूसरे मॉडल की बात करूं, यानी दूसरे इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात करूं, तो ये क्या है भाई? ये लॉक एंड की का रूपांतरित वर्जन है। लॉक एंड की मॉडल का रूपांतरित वर्जन। ठीक है बच्चों, इसे आप हैंड इन ग्लव कह सकते हो। हां, हैंड इन ग्लव मॉडल कैसे कह सकते हैं? देखो बच्चों, अब आपको मालूम है, मान लेते हैं मेरे पास एक ग्लव है। ठीक है, क्रिकेट अगर आप खेले हैं या कोई भी, तो क्रिकेट में ग्लव्स पहनते हैं बैट्समैन। तो जब आप एक ग्लव है, तो वो ग्लव राइट हैंड वाला ग्लव दाएं हाथ में जाएगा, बाएं हाथ वाला ग्लव बाएं हाथ में जाएगा। ग्लव जो है वो पैर में तो पहन नहीं सकते, हाथ में ही पहनोगे। इसका मतलब हाथ का आकार और ग्लव का आकार तो एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन जब हाथ आप अपने ग्लव्स में डालोगे, जब आप अपना हाथ उस ग्लव्स में डालोगे, तो वो ग्लव्स का आकार थोड़ा बहुत तो बदलेगा ना, थोड़ा बहुत बदलेगा, ताकि वो उंगलियों को और अंगूठे को आसानी से फिट कर सके। इस तरह के मॉडल को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को आप कैसे याद रखोगे? हैंड इन ग्लव से। ठीक है, ये एक तरह का लॉक एंड की है, लेकिन लॉक एंड की से थोड़ा बेहतर है। क्यों? क्योंकि लॉक एंड की में जो चाबी है ना, वो लॉक में फिट हो रही है, लेकिन लॉक के आकार में बदलाव नहीं ला रही। हैंड इन ग्लव में क्या हो रहा है बच्चों? हाथ है वो ग्लव के अनुरूप ही होगा, अभिकारक जो है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल के अनुरूप ही होगा, लेकिन उस अभिकारक के जुड़ने के बाद एंजाइम के सक्रिय स्थल में भी थोड़ा बदलाव आएगा, ताकि वो अभिकारक को बेहतर रूप से जोड़ सके। ठीक है, जब आप अपना हाथ ग्लव में डालोगे, तो वो ग्लव में कुछ परिवर्तन आएगा, उसके आकार में थोड़ा सा बदलाव आएगा, ताकि वो बेहतर रूप से आपके हाथों में फिट हो सके। तो इस इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या है भाई? अभिकारक का आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल के अनुरूप होता है, तथा अभिकारक के जुड़ने पर सक्रिय स्थल में थोड़ा परिवर्तन आता है, ताकि वह अभिकारक के साथ बेहतर रूप से जुड़ सके। ठीक है, तो क्या है भाई? ये दो एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल मैंने आपसे कहा। पहले मैंने आपसे कहा ताला चाबी। ताला चाबी का मतलब तो है कि भाई वही चाबी ताले में आएगी, यानी वही अभिकारक एंजाइम से जुड़ेगा जिसका आकार बिल्कुल हूबहू किसके जैसा हो? सक्रिय स्थल के जैसा। और जुड़ने पर सक्रिय स्थल में कोई बदलाव भी नहीं आएगा। जुड़ने के बाद ऐसा थोड़ी है कि चाबी ताले में घुस गई तो ताले का आकार में परिवर्तन आया, नहीं आएगा। जिसका आकार सक्रिय स्थल के अनुरूप होता है और सक्रिय स्थल में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब लॉक एंड की में सक्रिय स्थल में कोई परिवर्तन या आकार में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, रिजिड मॉडल है, लेकिन इससे बेहतर रूप कौशलेन ने बताया कि लॉक एंड की तो ठीक है, आपको आप अभिकारक तो कैसा ही चाहिए, बिल्कुल कैसा चाहिए? वो चाहिए तो सक्रिय स्थल के जैसा, हैंड इन ग्लव। लेकिन
जब वो अभिकारक एंजाइम से जुड़े, एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़े, तो थोड़ा बहुत बदलाव सक्रिय स्थल में आए ताकि वो बेहतर रूप से अभिकारक को जोड़ सके। तो लॉक एंड की का ही रूपांतरित और बेहतर रूप क्या कहलाता है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसमें अभिकारक का आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल के अनुरूप ही होगा जो लॉक एंड की में था, लेकिन हल्का सा रूपांतरण क्या है कि जब अभिकारक जुड़ जाएगा एंजाइम पर तो सक्रिय स्थल में थोड़ा परिवर्तन आता है ताकि वह अभिकारक को बेहतर रूप से जोड़ सके, जिसे हम हैंड इन ग्लव कहते हैं। यह कौन सा मॉडल है बच्चों? इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात कर ली? इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, और एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल और लॉक इन की मॉडल्स की बात कर ली। तो एंजाइम के लक्षण तो पूरे हो गए बच्चों। एंजाइम से संबंधित जितने भी लक्षण थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब एंजाइम के लक्षण तो देख लिए, अब इसके अलावा आपको क्या नई चीज मालूम होनी चाहिए? आ जाओ। फिर यहां पर हमको मालूम होना चाहिए बच्चों प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचयक। ठीक है, तो क्या है बच्चों? दो हैं, प्राथमिक उपापचयक और द्वितीयक उपापचयक। प्राथमिक उपापचयक का मतलब बच्चों ये ऐसे यौगिक हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि और विकास में काम करें। कोई भी ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, भले ही वो पादप हो, भले ही वो जंतु हो, कोई भी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में यदि ऐसे यौगिक हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उनके वृद्धि में, उनके उपापचय में, उनके विकास में काम करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उपापचय। जैसे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक अम्ल हो गए, ये ऐसे यौगिक हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि और विकास में काम करते हैं। द्वितीयक उपापचयक ऐसे यौगिक हो गए बच्चों जिनका कार्य हमको ज्ञात नहीं है, जिनका कार्य ऑर्गेनिज्म में क्या होता है हमें स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से काम करें या हो सकता है वो कार्य ना करें, हमें उनका कार्य ज्ञात नहीं है। तो कार्य ज्ञात नहीं है तो द्वितीयक उपापचय का मतलब यह है कि भाई फिर तो वो मानव कल्याण में कोई योगदान दे सकते हैं, उनका कोई व्यावसायिक अनुप्रयोग हो सकता है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के भीतर हैं उनमें उनका प्रत्यक्ष कार्य ध्यान नहीं है। जैसे तेल निकलता है बच्चों पादपों से, अब पादपों से जो तेल निकलता है उसको हम लोग व्यावसायिक रूप से तो यूज कर सकते हैं, उससे औषधियां बना सकते हैं, उसे और किसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन पादपों में वो तेल का प्रमुख कार्य क्या है, प्रत्यक्ष प्रभाव पादपों पर क्या है, यह हमें ज्ञात नहीं होता या शायद नहीं होता उसका कार्य भी। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे? द्वितीयक उपापचयक। ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे बच्चों? द्वितीयक उपापचयक। तो लिख लें, किसको लिख लें भाई? प्राथमिक उपापचयक और द्वितीयक उपापचय की परिभाषा। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? प्राथमिक उपापचयक, या जिसे कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ऐसे यौगिक जो जीवों में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि, विकास एवं उपापचय में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिक बच्चों जो जीवों में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि, विकास और उपापचय में प्रयुक्त होंगे उन्हें क्या कहेंगे? प्राथमिक उपापचयक कहते हैं। और इनका प्रमुख उदाहरण, इनके प्रमुख उदाहरण में आपके पास प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए आते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, ये किसके उदाहरण हैं बच्चों? प्राथमिक उपापचयक के। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे यौगिक जो जीवों में प्रत्यक्ष रूप से किसमें काम कर रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि और विकास में काम करते हैं। फिर दूसरे क्या है बच्चों? द्वितीयक उपापचयक हैं।
ठीक है, द्वितीयक उपापचयक जो हैं वो क्या करेंगे भाई? द्वितीयक उपापचय का स्पष्ट कार्य ज्ञात नहीं है। द्वितीयक उपापचयक या जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ऐसे यौगिक जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यकी में प्रयुक्त नहीं होते, कार्य अज्ञात है और मानव कल्याण में अनुप्रयोग हो सकता है। ठीक है भाई, तो द्वितीयक उपापचय कैसे हैं? ऐसे यौगिक जो प्रत्यक्ष रूप से तो कार्यकी में कार्य नहीं करेंगे बच्चों। किसमें काम करेंगे भाई? ये किसमें काम करेंगे? ये आपके पास इनका कार्य ज्ञात नहीं है, इसलिए वो किसमें काम कर सकते हैं? इसलिए वो मानव कार्य में अनुप्रयोगित हो सकते हैं। अब उदाहरण क्या क्या हैं बच्चों इसके? अब इनके उदाहरण का एक चार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इनका उदाहरण देखूं तो सबसे पहले आते हैं बच्चों वर्णक। ठीक है, वर्णक जिसे हम क्या कहते हैं? पिगमेंट्स। अब इसमें आपके पास वर्णक में क्या आते हैं? कैरोटिनॉइड्स आ सकते हैं, एंथोसाइनिन। ठीक है, ये पादपों में मिलते हैं ना। तो ये वर्णक जो हैं ये मानव, ये प्रत्यक्ष रूप से कार्यकी में प्रयोग नहीं हो रहे भाई। किसमें नहीं हो रहे? प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं कर रहे। फिर दूसरे होते हैं बच्चों एल्कलॉइड्स। ठीक है, एल्कलॉइड्स में आपके पास कोडीन, मॉर्फिन। पादपों में इनका योगदान नहीं मालूम बच्चों आपको, उनको है ना। मॉर्फिन, कोडीन, ये पादपों में क्या कार्य करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात ही नहीं है। फिर आपको पता होना चाहिए एक लेक्टिन्स होते हैं। लेक्टिन्स जिसका उदाहरण है कॉन्कावेलिन ए। तो ये भी किसका उदाहरण है बच्चों? ये भी किसका उदाहरण हो गया? द्वितीयक उपापचय। फिर ड्रग्स होती हैं बच्चों कुछ, विनक्रिस्टिन। फिर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, लेमन ग्रास ऑयल। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये कुछ द्वितीयक उपापचय के उदाहरण हैं। ऐसे यौगिक जो पादपों में, मुख्य रूप से पादपों में या जीवों में प्रत्यक्ष कार्य नहीं दर्शाते, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो है वो कार्यकी में प्रयुक्त नहीं होते, या तो उनके कार्य अज्ञात होते हैं या उनको हम मानव अनुप्रयोग में यूज करते हैं। जैसे उदाहरण है बच्चों, जैसे मॉर्फिन मैंने कहा। अब मॉर्फिन पादपों से प्राप्त होती है। अब पादपों में मॉर्फिन क्या काम करती है नहीं मालूम, लेकिन हम लोग इसे पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, है ना। मॉर्फिन जो है वो एक एनाल्जेसिक है, वो दर्द को कम करती है मानव में, तो उसका यूज हम मानव कल्याण में करते हैं। लेकिन पादपों में ये क्या काम कर रही है हमें नहीं मालूम। प्रत्यक्ष रूप से ये कार्यकी रूप में प्रयुक्त नहीं होते। कैरोटिनॉइड्स का भी प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है बच्चों। अप्रत्यक्ष रूप से ये सहायक वर्णक होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन प्रत्यक्ष डायरेक्टली इनका कार्य नहीं होता। तो ये सब किसके उदाहरण होते हैं? ये सब द्वितीयक उपापचयक या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के उदाहरण हैं। तो प्राथमिक देख लिया बच्चों अपन ने और द्वितीयक उपापचयक देख लिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट चीज? हाँ, नेक्स्ट चीज आती है बच्चों हमारे पास यहां पर, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचय। अब ये शब्द बहुत बार आता है, मेटाबॉलिज्म या उपापचय से क्या संबंधित है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, उपापचय का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों।
हमारे शरीर में, हाँ, हमारे शरीर में या कोई भी पादप हो, कोई भी जंतु हो, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में, सभी ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी कुल जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, हमारे शरीर में, मान लो हमारे शरीर में कोई भी चीज बन रही है, कोई भी चीज का निर्माण हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, कोई भी चीज टूट रही है, उसका अपघटन हो रहा है, जैसे पाचन है या श्वसन है तो उसमें पदार्थों का अपघटन हो रहा है, संश्लेषण है, आपके शरीर में शर्करा बन रही है, आपके शरीर में वसा बन रहा है, आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो जितनी भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं आपके शरीर में हो रही हैं, संश्लेषण हो रहा है, अपघटन हो रहा है, चीजें बन रही हैं, चीजें टूट रही हैं, ये समस्त जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जो आपके शरीर में होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म या उपापचय। तो उपापचय का मतलब क्या हो गया भाई? किसी भी जीव यानी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव में समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ठीक है, किसी भी जीव में समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित कर उपापचय कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी चीजों का निर्माण हो रहा है या कितनी भी चीजों का अपघटन हो रहा है, सारा संश्लेषण और अपघटन की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित करके हम उसे क्या कहते हैं? उपापचय। इसका मतलब यह है बच्चों कि उपापचय जब हम बात करते हैं ना, यानी मेटाबॉलिज्म की, तो उपापचय को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है उपचय और कैटाबॉलिज्म का मतलब है अपचय। ठीक है, एनाबॉलिज्म को क्या कहते हैं? उपचय। कैटाबॉलिज्म को कहते हैं अपचय। तो जो उपापचय या मेटाबॉलिज्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म यानी उपचय, कैटाबॉलिज्म यानी अपचय। क्या मतलब है? हमारे शरीर में जब कोई भी चीज बनती है, निर्मित होती है, संश्लेषित होती है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, वसा का निर्माण हो रहा है, शर्करा निर्मित हो रही है, तो आपके शरीर में जब कोई भी चीज निर्मित होती है, संश्लेषण होता है, तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब है भाई जैव संश्लेषी प्रक्रियाएं। ठीक है, जब हम उपचय या एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, जब कोई चीज निर्मित होती है, संश्लेषित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? जैव संश्लेषी प्रक्रियाएं यानी उपचय। और जब कोई चीज टूटती है, अपघटन होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, अपघटन प्रक्रियाएं। तो कोई भी चीज टूट रही है, मैंने कहा आपने ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा दे रहा है, वसा अपघटन, वसा का अपघटन होकर वो ऊर्जा दे रहे हैं, तो अपघटन हो रहा है, टूट रही हैं चीजें, जब उस प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म या अपचय कहेंगे। तो हमारे पास उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को बच्चों अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। जो जैव संश्लेषी प्रक्रियाएं हैं, जब कोई निर्माण हो रहा है तो उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म, और जब अपघटन होता है, जब चीजें टूटती हैं, तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एक और चीज, जब चीजें टूटेंगी ना बच्चों, सुन लो, जब चीजों
का अपघटन होगा तो वो टूटेंगी तो ऊर्जा मुक्त होगी। तो क्या होगा बच्चों, ऊर्जा मुक्त होगी, एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को कहते हैं एक्सर्गोनिक। ठीक है, जब चीजें टूटेंगी, आज ग्लूकोज का अपघटन होगा, ग्लूकोज का अपघटन होगा तो उससे ऊर्जा मिलेगी। वसा का अपघटन होगा, वसा टूटेंगे तो क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। तो जब चीजों का अपघटन होगा, जैव अणु का अपघटन होगा तो उनसे ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, और ऊर्जा मुक्त होने की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, एक्सर्गोनिक। तो जब आप चीजें बनाएंगे, जब जैव संश्लेषण होगा, आप प्रोटीन निर्माण करेंगे, वसा का निर्माण करोगे, तो निर्माण करने में ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा प्रयुक्त होगी, तो ऊर्जा प्रयुक्त होगी, ऐसी अभिक्रियाओं को कहेंगे एंडरगोनिक। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म का मतलब तो यह है कि जब जैव संश्लेषण, जब कोई चीजें निर्मित हो रही हैं, जब चीजों का निर्माण हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं उपचय। और जब चीजों का निर्माण होगा, संश्लेषण होगा, तो उसमें ऊर्जा सिस्टम को देनी पड़ेगी, ऊर्जा प्रयुक्त होगी, यानी एंडरगोनिक। और जब चीजों का अपघटन होगा, चीजें टूटेंगी, टूटेंगी अपघटन के द्वारा, ऊर्जा मुक्त होगी, इसलिए अपचय या कैटाबॉलिज्म कैसी होती है, एक्सर्गोनिक। अब एक पॉइंट एनसीईआरटी में और दे रखा है, सुनो। मान लो आपके पास एक प्रोटीन है बच्चों, ठीक है। अब आपके शरीर में जब वो प्रोटीन टूट रहा है, आपके शरीर में जब वो प्रोटीन टूट रहा है, तो उस समय वो प्रोटीन वापस भी बनना चाहिए क्या? मतलब आपके शरीर में ये जो उपापचय प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये साम्य अवस्था में होनी चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, या नॉन इक्विलिब्रियम में? तो याद रखना, नॉन इक्विलिब्रियम में। आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में वर्क डन तो शून्य हो जाता है। आप किसी चीज को तोड़ रहे हो और वो वापस हाथों हाथ बन रही है, तो ये साम्य अवस्था है। तो जब चीजें टूट रही हैं और बन रही हैं, संतुलन, बैलेंस, तो नेट वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। आप एक ही समय पर ग्लूकोज को तोड़ रहे हो और उसी समय वापस ग्लूकोज को बना रहे हो, तो सिस्टम को क्या फायदा हुआ? उस संतुलन से, उस बैलेंस से आपको, शरीर को क्या फायदा हुआ? या तो ग्लूकोज टूटता, उससे ऊर्जा मिलती, तो यह फायदेमंद चीज थी, या शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होती तो ग्लूकोज का निर्माण होता, तो यह फायदे की चीज होती। लेकिन एक ही समय पर आप ग्लूकोज को तोड़ भी रहे हो और उसी समय वापस ग्लूकोज बना भी रहे हो, तो नेट वर्क डन तो जीरो हो गया, इससे कुछ काम ही नहीं हुआ। इसलिए हमारे शरीर में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उपापचय होता है, उपापचय प्रक्रियाएं, वो एक नॉन इक्विलिब्रियम अवस्था में होती हैं। जब कोई चीज बन रही है तो उस समय वो हाथों हाथ नहीं टूटेगी, और अगर कोई चीज का अपघटन हो रहा है तो उस समय वो उसी अवस्था में वापस संश्लेषित नहीं होगी। एक समय संश्लेषण हो रहा है तो उसी समय अपघटन नहीं हो सकता उसी चीज का। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, एक नोट, तो आपको एक नोट याद रखना है बच्चों कि मेटाबॉलिज्म या उपापचय प्रक्रियाएं लिविंग सिस्टम में, ठीक है, सजीव तंत्र में नॉन इक्विलिब्रियम अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो उपापचय प्रक्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो सजीव तंत्र में, लिविंग सिस्टम में हमेशा किस अवस्था में होंगे? लिविंग सिस्टम में हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम अवस्था में होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वर्क डन जीरो हो जाता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम
या साम्य अवस्था में वर्क डन 0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उपापचय जो है वो उपापचय या इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शंस हैं, उपापचय अभिक्रियाएं, वो नॉन इक्विलिब्रियम अवस्था में होगी। अगर आप एक प्रोटीन एक्स है, अगर आप एक प्रोटीन एक्स का निर्माण कर रहे हो तो उस समय उस प्रोटीन एक्स का अपघटन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर कोई फायदा ही नहीं होगा सिस्टम का। तो जब प्रोटीन एक्स का निर्माण होगा तो प्रोटीन एक्स का अपघटन उस समय नहीं होगा। प्रोटीन वाई का अपघटन हो रहा है तो उस समय प्रोटीन वाई का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? उपापचय प्रक्रियाओं की बात कर ली। फिर अपने पास क्या आता है बच्चों, सुन लो। फिर हमारे पास आता है एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हमारे पास क्या आता है बच्चों अब? एटीपी, या जिसे हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में सबने सुना होगा। ये हमारे कोशिका की, सभी कोशिका की ऊर्जा करेंसी है, एनर्जी सेल करेंसी है। तो सभी सजीव कोशिका की एनर्जी करेंसी है ना। जब हम कभी भी ऊर्जा की बात करते हैं, हर कोशिका में जब कभी भी ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा मतलब एटीपी है ना। तो हर कोशिका के अंदर ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा प्रयुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो किस रूप में पाई जाती है? सर्वाधिक एटीपी के रूप में। तो एनर्जी को करेंसी हम क्या कहते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये है क्या बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ना, ये एक का रासायनिक रूप से ये न्यूक्लियोटाइड है। रासायनिक रूप से यह एक न्यूक्लियोटाइड है बच्चों। न्यूक्लियोटाइड का मतलब यह है कि इसमें एक नाइट्रोजन बेस होगा, एक 5 कार्बन यानी पेंटो शुगर होगी, और फॉस्फेट समूह होगा। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों रासायनिक रूप से क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। रासायनिक रूप से एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का अर्थ है कि इसमें नाइट्रोजन क्षारक होगा, पेंटो शुक्रा होगी और फॉस्फेट। फॉस्फेट है। नाइट्रोजन शर्करा कौन सी होती है? एडिनिन। सॉरी, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक कौन सा होता है बच्चों? एडिनिन। और 5 कार्बन पेंटो शर्करा कौन सी होती है? राइबोस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना बच्चों एटीपी के बारे में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो रासायनिक रूप से एक न्यूक्लियोटाइड है। रासायनिक रूप से एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। किन 3 चीजों से मिलकर बना है बच्चों? एक नाइट्रोजन क्षारक से, पेंटो शर्करा से और फॉस्फेट से। फॉस्फेट तो ये रहा, ठीक है। पेंटो शर्करा होती है 5 कार्बन शर्करा। 5 कार्बन शर्करा कौन सी होगी? राइबोस। और नाइट्रोजन क्षारक कौन सा होता है? एडिनिन। इसलिए इसका नाम ही है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें ऊर्जा है। ऊर्जा किस में है? बंध में है। तो कहने के लिए तो 3 फॉस्फेट हैं बच्चों। फॉस्फेट कितने हैं? 3। लेकिन बंध कितने होंगे? 2। 3 के बीच में बंध कितने होंगे? 2। तो इसमें 2 ऊर्जा धनी फॉस्फो एनहाइड्राइड बंध होते हैं। तो एटीपी में आपको याद रखना है 2 ऊर्जा धनी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो याद रखना एटीपी में 3 ऊर्जा धनी बॉन्ड नहीं होते बच्चों। ट्राइफॉस्फेट तो है, फॉस्फेट तो 3 है, लेकिन 3 के बीच में बंध कितने होंगे? 2 ही होंगे, है ना। 3 अमीनो अम्ल के मध्य 2 पेप्टाइड बंध, 2 अमीनो अम्ल के बीच में 1 पेप्टाइड बंध, 2 शर्करा के बीच में 1 ग्लाइकोसिडिक बंध।
तो 2 के बीच में 1 बंद होंगे, तो 3 के बीच में कितने होंगे? 2। तो एटीपी में 2 ऊर्जा धनी फॉस्फो एनहाइड्राइड बंध होते हैं। तो हमारा जो एनर्जी है, हमारा क्या, कोई पादप कोशिका हो, सूक्ष्म जीव हो, जंतु हो, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर जीव के अंदर, हर सजीव कोशिका में जो ऊर्जा एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है। रासायनिक रूप से मैंने आपको बता दिया एटीपी क्या है। रासायनिक रूप से एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का अर्थ क्या है बच्चों? ये 3 चीजों से मिलकर बना है। फॉस्फेट तो इसमें है ही, एक 5 कार्बन पेंटोज शुगर होती है और एक नाइट्रोजन क्षारक होता है। नाइट्रोजन क्षारक का नाम क्या है? एडेनिन। पेंटोज शर्करा यानी 5 कार्बन शर्करा कौन सी होती है? राइबोस। और इस एटीपी में कितने ऊर्जा धनी बंध हैं? 2 ऊर्जा धनी फॉस्फो एनहाइड्राइड बंध होते हैं। कितने? 2 ऊर्जा धनी फॉस्फो एनहाइड्राइड बंध होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने बात किसकी कर ली? एटीपी की। अब अंत में क्या हुआ? देखो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में अपन ने जैव अणु में प्रोटीन्स की बात की बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, वसा लिपिड्स की बात की, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल की बात नहीं की, है ना। अब न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए आते हैं। तो बच्चों, जो न्यूक्लिक अम्ल वाला टॉपिक है, जिसमें हम डीएनए आरएनए की बात करते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल का विस्तार में अध्ययन हम लोग आणविक जैविकी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम आणविक जैविकी, जिसमें हम डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन संश्लेषण, जब हम आणविक जैविकी पढ़ेंगे तो उसमें हम न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना की बात करेंगे, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की बात करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल भले ही आपके 11th के एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल्स में दे रखा है, लेकिन हम लोग जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना है, उसको विस्तार से हम किस में पढ़ेंगे भाई? हम आणविक जैविकी वाले पाठ में पढ़ेंगे। तो अब एक चीज क्या बाकी रह गई बच्चों इस चैप्टर में? देखो, इस चैप्टर में अब जैव अणु का विभाजन दे रखा है। क्या दे रखा है? एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, आप कोई भी एक सजीव कोशिका ले लो, कि आप एक कोई भी या सजीव, आप एक क्या करो बच्चों, कोई भी एक सजीव उत्तक ले लो। कोई भी एक सजीव उत्तक का मतलब है लिविंग टिश्यू ले लो। कोई भी लिविंग टिश्यू या सजीव उत्तक का मतलब है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, बिल्कुल। अब उसको क्या करो, उस सजीव उत्तक या लिविंग टिश्यू आपने ले ली, उसको आप क्या करो, उसको आप मॉर्टर और पेस्टर मालूम है ना आपको, उसको आप पीसो। उस सजीव उत्तक को आप ये मॉर्टर और पेस्टर से ग्राइंड करो। हाँ, वो हमाम दस्ता आपने नाम सुना होगा बच्चों, हम जिसे कूटते हैं ना, मिर्ची कूटते हैं बच्चों, आप ध्यान है आपको? हाँ, मिर्ची कूटते हो, वो वाला चीज। तो उसको आप एक सजीव उत्तक को इस तरह से एक बोल में डालो और उसको पीसो, और उसमें क्या मिक्स कर दो बच्चों? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, CCl3COOH। ये क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये सब क्या कर रहे हो? ये सिर्फ जैव अणु को पृथक करने के लिए कर रहे हो। एक कोशिका में जितने भी जैव अणु है ना, उसको पृथक करने के लिए आप ये तरीका अपना रहे हो। क्या आपने यम्ल यूज किया? आपने एक सजीव उत्तक या लिविंग टिश्यू ली बच्चों, उस सजीव उत्तक को आपने पीसा। किसमें पीसा आपने? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिलाया उस एसिड को, और उसको आपने ऐसे पीसा, और पीसने के बाद आपने उसको छान लिया। क्या कर दिया भाई? निस्यंद बना दिया या फिल्टर कर दिया। अब जब आपने इसको फिल्टर किया ना, तो आपके पास 2 हिस्से आ गए। 2 हिस्से क्या आ गए बच्चों? एक तो आ गया एसिड सॉल्युबल भाग,
यानी अम्ल घुलनशील भाग, और दूसरा आ गया एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, अम्ल अघुलनशील भाग। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, देखो कोई भी आपने सजीव उत्तक ले लिया, जैव अणु का अध्ययन करने के लिए क्या कर रहे हैं आप, कोई भी एक सजीव उत्तक ले लो, कोई भी एक सजीव उत्तक आपने ले लिया। अब आपने क्या किया, उस सजीव उत्तक को एक बोल में डाला, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल मिलाया और उसको ऐसे अपने ऐसे पीसा, गूंथा पीसा अच्छी तरह से, मिर्ची कूटते हैं ना वैसे आपने उसको कूटा। कूटा मतलब उसका एक पूरा थिक पेस्ट बना लिया बच्चों उस पर पूरा, और फिर आपने उसको छान लिया। छानने के बाद आपके पास दो चीज आ जाएंगी, एक तो जो घुलनशील भाग में भाग आएगा एसिड इनसॉल्युबल, सॉल्युबल घुलनशील, और एक इनसॉल्युबल भाग आएगा। अब आप खुद लॉजिकली सोचो बच्चों कि जो छोटे अणु हैं, जो छोटे जैव अणु हैं, वो किस भाग में आने चाहिए। जो छोटे अणु होंगे वो एसिड घुलनशील भाग में आने चाहिए, और जो बड़े अणु हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो बहुलक हैं, जिनका आणविक भार बहुत ज्यादा है, वो सामान्यतः किस में आने चाहिए, एसिड इनसॉल्युबल में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एसिड सॉल्युबल भाग जो है उसमें मुख्यतः छोटे अणु, छोटे अणु जिनका आणविक भार 18 से 800 डाल्टन्स का होता है, वो एसिड सॉल्युबल भाग में आने चाहिए। और जो बड़े अणु हैं जिनका भार 10,000 या उससे अधिक, डाल्टन्स का हो, वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आने चाहिए। सही, तो छोटे अणु का मतलब एकलक, जैसे अमीनो अम्ल है भाई, तो अमीनो अम्ल कहां पर आने चाहिए, एसिड सॉल्युबल भाग में, क्योंकि वो छोटे अणु हैं, एकलक हैं। लेकिन इसका बहुलक वर्जन प्रोटीन्स, वो कहां आने चाहिए, एसिड इनसॉल्युबल में। फिर छोटी शर्करा यानी मोनोसैकेराइड्स या डायसैकेराइड्स जो अपन ने पढ़ी, ये छोटी शर्करा है, मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स, ये किस में आनी चाहिए, एसिड सॉल्युबल भाग में। और जो बहुलक हैं यानी पॉलीसैकेराइड्स, बड़े अणु जो हैं बहुलक, वो किस में आने चाहिए, एसिड इनसॉल्युबल भाग में। फिर न्यूक्लियोटाइड्स, ये छोटे अणु होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स अभी अपन ने नहीं पढ़े बच्चों, मैंने बताया था इसको अपन न्यूक्लिक अम्ल में पढ़ेंगे, इसको अपन आणविक जैविकी में पढ़ेंगे। और उनका जो बहुलक रूप है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए, ये किस में आने चाहिए, एसिड इनसॉल्युबल भाग में। ठीक है, तो जैव अणु का अपन क्या कर रहे हैं, विभेदन कर रहे हैं बच्चों। जो छोटे अणु हैं, छोटे अणु हैं मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, एकलक हैं, जिनका भार 18 से 800 डाल्टन्स के मध्य होता है, वो सब छोटे अणु तो किस में आएंगे चाहिए, एसिड सॉल्युबल भाग में। और जितने भी बड़े अणु हैं जो बहुलक हैं, बड़े अणु हैं बहुलक हैं, जिनका भार 10,000 या उससे अधिक डाल्टन्स का आता है, वो कहां पर आने चाहिए, एसिड इनसॉल्युबल भाग में आने चाहिए। ये तो अपन ने देख लिया और ये तो आसान भी है, लेकिन इसमें अपवाद क्या है, वसा तो देखा ही नहीं। तो वसा जो है, वसा यानी लिपिड्स, वसा या लिपिड्स कहां पर आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल भाग में। वसा या लिपिड्स भी किस में आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल भाग में। तो यह एक अपवाद है। अपवाद क्यों है, सुनो। लिपिड्स या वसा का आणविक भार 800 डाल्टन से कम होता है। वसा या लिपिड्स जो है ना बच्चों, तो वसा या लिपिड्स का जो आणविक भार है वो 800 डाल्टन से कम है। अब 800 डाल्टन से कम है, और हमने पढ़ा भी है कि वो बहुलक नहीं बनाते, छोटे अणु हैं, तो हिसाब से तो वो एसिड सॉल्युबल भाग में आने चाहिए ना।
जब वो बहुलक बना नहीं रहे, छोटे अणु हैं, 800 डाल्टन से कम भार है, तो लॉजिकली तो वो कहां आने चाहिए, एसिड सॉल्युबल, लेकिन नहीं आ रहे। कहां पर आ रहे हैं, एसिड इनसॉल्युबल वाले भाग में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय होते हैं, जल में घुलनशील, इस अम्ल में घुलनशील ही नहीं होते, और अध्रुवीय होने के कारण वो किस में नहीं पाए जाते, सॉल्युबल भाग में नहीं पाए जाते। तो एक ही अपवाद है, एक ही ऐसा अणु है जो छोटा है, 800 डाल्टन से कम का भार है, बहुलक नहीं बनाता, फिर भी अम्ल घुलनशील भाग में ना आकर किस में आता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। वो कौन सा हो गया, लिपिड्स या वसा। ठीक है, और वो ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि वो अध्रुवीय या नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो यहां पर एक नोट इंपॉर्टेंट है, वसा का आणविक भार 800 डाल्टन से कम होता है, फिर भी वह अम्ल अघुलनशील अम्ल अघुलनशील या एसिड इनसॉल्युबल भाग में पाए जाते हैं। कारण क्या है भाई, अध्रुवीय या नॉन पोलर होने के कारण। ठीक है, इसलिए लिपिड्स भले ही बहुलक ना बनाएं, भले ही उनका आणविक भार 800 डाल्टन से कम हो, छोटे अणु हो, फिर भी वो एसिड घुलनशील रूप में नहीं पाए जाते, एसिड इनसॉल्युबल वाले हिस्से में पाए जाते हैं, क्योंकि वो अध्रुवीय या नॉन पोलर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हमने सारे जैव अणु, देखो बच्चों, हमने इस चैप्टर में अमीनो अम्ल की बात कर ली, अमीनो अम्ल हमने पढ़े, प्रोटीन्स हमने पढ़े, और प्रोटीन्स का उदाहरण हमने एंजाइम्स भी पढ़ी। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट, शर्करा में हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़े, डायसैकेराइड्स पढ़े, और कार्बोहाइड्रेट्स के बहुलक यानी पॉलीसैकेराइड्स पढ़े। फिर हमने वसा पढ़े, वसा के अलग अलग प्रकार पढ़े, लेकिन हमने न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक अम्ल नहीं पढ़ा बच्चों। इस चैप्टर में हमने न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक अम्ल नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि मैंने आपसे कहा है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक अम्ल को हम विस्तार से आणविक जैविकी वाले चैप्टर में देखेंगे। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए की बात करेंगे, और डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जैव अणु में बच्चों देख लो भाई, अब जैव अणु के आखिरी लेक्चर में हमने क्या क्या बात की है। हमारे पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट का मॉडल बाकी था, हमने उस एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल की बात की, जिसमें दो तरह के मॉडल थे, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। हमने देखा लॉक एंड की तो ताला चाबी वाला सिद्धांत है, और उसका जो बेहतर रूप है, उसका जो रूपांतरित रूप है, जो हैंड इन ग्लव वाला मॉडल है, वो इंड्यूस फिट है। फिर अपन ने बच्चों दो तरह के उपापचयक देखे, प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयक। जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यकी में काम करेंगे वो तो हो गए प्राथमिक, और जिनका कार्य निर्धारित नहीं है, जिनका कार्य ज्ञात ही नहीं है, या जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यकी में प्रयुक्त नहीं हो रहे, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और उनके उदाहरण देखे। फिर अपन ने बात की कि भाई समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो शरीर में होती हैं, समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी भी कोशिका में होती हैं, उसको अपन उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसमें जब जैव संश्लेषण हो रहा है, निर्माण हो रहा है, संश्लेषण की प्रक्रियाएं उपचय एनाबॉलिज्म, और अपघटन की प्रक्रियाएं कैटाबॉलिज्म होती है। फिर अपन ने कहा जब कभी भी, जब कोई चीज, जब एक यौगिक का संश्लेषण हो रहा है तो उस समय उसका अपघटन नहीं होगा, एक यौगिक का अपघटन हो रहा है तो उस समय उसका संश्लेषण नहीं होगा।
तो हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम अवस्था में होता है। फिर हमने एटीपी की बात की बच्चों की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हर बार आएगा आगे चैप्टर्स में, आगे चैप्टर्स में ये 50 बार आएगा। एटीपी ऊर्जा है, एटीपी ऊर्जा है, तो ऊर्जा, लेकिन इसमें ऊर्जा धनी है क्या? फॉस्फो एनहाइड्राइड बंध, दो ऊर्जा धनी बंध हैं, ये बंध टूटेंगे जब ऊर्जा मुक्त होगी। फिर रासायनिक रूप से ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें ऊर्जा धनी बंध के अतिरिक्त एक नाइट्रोजन शर्करा होगी, नाइट्रोजन क्षारक होगा जिसे एडेनिन कहते हैं, एक पेंटो शर्करा होगी जिसे राइबो शर्करा कहेंगे। और फाइनली जितने भी जैव अणु हमने पढ़े उसको हमने दो भागों में बांटा। जो छोटे अणु हैं जिनका भार 18 से 800 डाल्टन्स के मध्य है, एकलक हैं, वो एसिड सॉल्यूबल भाग हैं। और जो बड़े बड़े अणु हैं जो बहुलक बनाते हैं, जिनका भार 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, उसको अपन ने एसिड इनसॉल्यूबल बैग्स में पढ़ लिया। और एक मुख्य अपवाद हमने किसकी बात कर ली भाई? सबसे मुख्य अपवाद क्या था? वसा, जो अध्रुवीय होता है। ठीक है बच्चों, तो जैव अणु वाला चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैव अणु से संबंधित जितने भी लक्षण एनसीईआरटी में दे रखे हैं और उसके अतिरिक्त चीजें भी हमने डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।